राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित श्री परिमल कुमार खान, अध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग, प्रोफेसर सहला यास्मीन, जंतु विज्ञान विभाग, डॉक्टर अनुपमा कुमारी, श्री नवीन कुमार, कर्नल अमित सिन्हा जी, श्री ललित कुमार सिंह जी, श्री ऋषिकेश कश्यप जी, यहाँ पर उपस्थित पटना यूनिवर्सिटी के और फैकल्टी जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मीगण, डियर स्टूडेंट्स, मछुआरा भाई बंधु, मीडिया के बंधुगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप लास्ट वक्ता होते हैं तो आपके पास एक दुविधा ये होती है कि आपके पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी होती है और बहुत कुछ जो आप सोच के आए होते हैं बोलने के लिए वो पहले ही बोली जा चुकी है। इस लिमिटेशन को स्वीकार करते हुए मैं अपनी बात और आगे रखता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में, और खासतौर से अगर बिहार की बात करें, वन, पर्यावरण, वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा, इस विषय पे हजारों साल का एक इतिहास रहा है। हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ भी आपको वन्य जीवों के संरक्षण की बातें लिखी मिलेगी। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो मौर्य शासन काल के जो हमारे पास अभिलेख हैं वहाँ भी वन, पर्यावरण और खास तौर से वन्य जीव के संरक्षण की बात कही गई है। अगर आधुनिक दौर में आते हैं तो वर्ष 1972 एक वाटर मार्क के रूप में देखा जा सकता है, जब हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जो फोकस है वो शिफ्ट होके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, 1975 में प्रोजेक्ट घड़ियाल लॉन्च किया गया, उसी तरह से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया और अभी 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च किया गया। अगर प्रोजेक्ट टाइगर जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था उसकी बात करें तो एक समय था जब किताबों में हम लोग पढ़ते थे कि भारत में टोटल 1400 बाघ बचे हैं और उस समय काफ़ी इस तरह के चुटकुले आप कह सकते हैं बनाए जाते थे कि बाघ की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। अगर किसी को चिढ़ाना होता तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि अब बाघ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने के बाद आज 3600 से भी ज़्यादा बाघ हैं, लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। और अगर हम अपने राज्य को भी देखें तो झारखंड बंटवारे के बाद हमारे पास एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे 2010 में 8 बाघ और लास्ट जो सेंसस हुआ था जिसका ऑफिशियल फिगर डिक्लेयर हुआ है उसमें 54 बाघ, लगभग 7 गुने की वृद्धि है। और अभी लास्ट ईयर जो सेंसस हुआ है उसमें वो फिगर और ऊपर जाएगा। तो जहाँ देश में औसत वृद्धि 2.5 गुने की है, हमारे राज्य में बाघों की संख्या की वृद्धि 7 गुना। कल घड़ियाल संरक्षण के ऊपर एक समझौता ज्ञापन साइन करने का समारोह पटना जू में किया गया था, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बीच में एक
MOU साइन हुआ है, जिसके तहत बेतिया में घड़ियाल कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटर की स्थापना की जानी है। प्रोजेक्ट घड़ियाल भी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है भारत में। घड़ियाल की संख्या जब 1975 में प्रोजेक्ट घड़ियाल लॉन्च किया गया था, उस समय लगभग 200 के आसपास था, जो अब बढ़कर 3000 से अधिक हो गई। बिहार में भी इस पे अच्छा काम हुआ है, और चंबल नदी के बाद अगर सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन घड़ियाल का अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ बिहार में ही उपलब्ध है। ये 2014 और 2015 पटना जू से 30 शिशु घड़ियाल ले जाकर गंडक में रिलीज किए गए। उस समय गंडक में घड़ियालों की संख्या लगभग 50 के आसपास थी। आज 15 साल बीत चुके हैं और बड़ा ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा वो, और अभी वहाँ घड़ियालों की संख्या लगभग 400 के आसपास जा चुकी है। वैसे ही एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि बर्ड कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी बिहार ने काफ़ी उत्कृष्ट काम किया है। भागलपुर में ग्रेटर एडजुटेंट की एक प्रजाति है, जो वर्ल्ड में 3 जगह पे ही ब्रीड करती है, उसमें एक बिहार का भागलपुर। और अगर उन तीनों साइट्स को भी अगर आपस में कंपेयर करें तो बिहार जो है सो इन कंपेरिजन टू रेस्ट जो 2 साइट्स हैं बेटर पोजीशन है, और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है और ब्रीडिंग अच्छे से हो रही है, और उसका जो एरिया है वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। इसमें भी लगभग 2 दशकों का मेहनत शामिल है, जिसका ये परिणाम है। तो मिलाकर एक बात अगर कहना चाहें तो ये है कि संरक्षण का जो कार्य है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर हम लोग ये उम्मीद या अपेक्षा करें कि रातों रात उसका परिणाम आ जाएगा तो वो ज्यादती होगी। कंटिन्यूअस एफर्ट, जैसे हम लोग कठफोड़वा को देखते हैं, वो पेड़ के सामने टक 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 मारता रहता है और फाइनली जो है सो जो उसका एम होता है वो उस एम को पूरा कर लेता है। उसी तरह से संरक्षण का भी ये जो प्रयास है, इसमें हमें सतत एफर्ट लगाना होता है, कंटिन्यूअस, लंबे समय तक बिना थके बिना हारे प्रयास जारी रखना होता है। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, और हम लोग अभी उसके मिडवे में हैं। वन्य प्राणी सप्ताह में पूरे राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जितने तरह के भी कार्यक्रम संभव है सब आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग माध्यम है जिसके थ्रू लोगों के बीच में ये संदेश उनके मन में अंकित करना है कि प्रकृति ने धरती पे जो जीवन के लाखों रूप भेजे हैं, सबका अपना महत्व है, और सब लोग वो एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, न कोई कम है न कोई ज़्यादा है, और आपस में एक जो बैलेंस बना हुआ है, जो संतुलन है, अगर वो एक सीमा से ज़्यादा बिगड़ता है तो फिर बाकियों को भी उसका नुकसान झेलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग चले जाएं और बाकी लोग यहाँ रह जाएं। जाएंगे तो सभी साथ जाएंगे, और रहेंगे तो भी सभी साथ ही रहेंगे। इस चीज़ को हम लोग को मान के चलना चाहिए। डॉल्फिन का चूँकि अब आज अभी हाल में ही, मतलब हार्डली अभी 1 हफ्ता हुआ है हमको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का प्रभार लिए हुए, तो उसके बाद से ये वन्य प्राणी सप्ताह और साथ में छुट्टियाँ दोनों एक साथ चल रही हैं। तो डॉल्फिन डे पे जो है कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। 2005 में हम
बांका में डीएफओ के रूप में गए थे, 20 साल हो गए। उस समय भागलपुर जो है वो बांका फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट हुआ करता था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि भागलपुर में एकमात्र सेंचुरी डॉल्फिन की है। गंगा में कहलगांव से सुल्तानगंज का जो पार्ट है उसको डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में वो भी 91 में ही डिक्लेयर किया हुआ था। तो आप मान सकते हैं कि बिहार काफी पहले से इस मामले में सजग रहा है। और 1991 में जो डॉल्फिन सेंचुरी हमारे यहाँ डिक्लेयर हुआ था उसके बाद से आज तक कोई दूसरा डॉल्फिन सेंचुरी बना नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी बड़ी गौरव की बात है। तो उस समय जब हम वहाँ डीएफओ के रूप में गए थे तो उस समय तो काफ़ी शुरुआती दौर ही था हमारा, मतलब शुरुआत की पोस्टिंग। उस समय ये भी घटनाएं होती थी जो हम लोग अभी सामने बुक रखी है उसमें भी लिखा हुआ है कि डॉल्फिन का तेल निकालने के लिए उसका शिकार किया जाता था। ये बातें उस समय आती थी जब हम डीएफओ थे। उस समय कुछ मामले पकड़े भी गए थे, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन साथ में अवेयरनेस का वो कार्यक्रम चल रहा था। धीरे 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 हमको लगता है कि 1 दशक लगभग लगा। उसके बाद से ये वाली समस्या जो है खत्म हो गई है। ये अब तेल के लिए उसका शिकार किया जा रहा है। अब एक्सीडेंटल डेथ्स जो है वो ज़्यादा हैं, जाल में फंस जाना हुआ, उस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है। अवैध शिकार का अब बहुत ही कम हो गया, अगर होगा भी तो गिने चुने होंगे, लेकिन उस समय वो थोड़ा कॉमन हुआ करता। और उस समय हम लोग काफ़ी प्रयास करते थे। उस समय भी हमको याद है कि गंगा के किनारे जितने गांव हुआ करते थे सभी गांव में हम लोग जाते थे और ग्रामीणों से भी बात करते थे। जितने मछुआरा भाई बहन थे उन सब लोगों से भी हम लोगों का इंटरेक्शन होता था और काफ़ी कुछ एक समन्वय के साथ सब लोग बढ़े और एक उसका अच्छा परिणाम भी सामने आया। अभी जो किताब सामने रखी हुई है उसमें उसी आफरेनी में डॉल्फिन की संख्या 127 दिखाई गई है। ये 2014 का आंकड़ा है और 2022 में ये संख्या लगभग 208-210 वहाँ रिकॉर्ड की गई। ऑब्वियस है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो वो सेंचुरी वाले पार्ट का है। गंगा नदी में देखें या हमारा कोसी और उसके आसपास महानंदा वगैरह में भी सब जगह सेंसस किया गया है और हमारे यहाँ 2000 से मतलब लगभग 2200 के आसपास डॉल्फिन रिकॉर्डेड बताई जाती है। तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो भी संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है उसका सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आगे की जानी चाहिए। अब जैसे 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन देश में लॉन्च हुआ है। हमारे राज्य के पास एक राज्य का डॉल्फिन एक्शन प्लान होना चाहिए जो एक रोड मैप हो, जो ये बताए कि हमें किस रास्ते पे आगे जाना है, किस तरह से आगे जाना है और हमारी मंजिल कहाँ होगी, कहाँ हम जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ वर्तमान में जो डॉल्फिन की जो संख्या है वो बढ़ के कहाँ तक जा सकती है या आइडियली कितना होना चाहिए था। दूसरा एक और बात है कि जैसे अभी जो किताब वहाँ पे रखी गई है वो 2015 का प्रकाशन है। वो 2015 से हम लोग 2025 में हैं, तो अपेक्षित था कि हम लोग कुछ और उसमें आगे बढ़ते और कुछ नई बातों के साथ कुछ नए पब्लिकेशंस भी हम लोगों के सामने होते। यह सेंटर हम लोगों का बन के तैयार है। सेंटर देख के पहली बार हमारा यहाँ आगमन हुआ है तो आप सब लोग भी मानते होंगे कि सेंटर काफ़ी अच्छा बना है और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग संभव है। और जो भी अपेक्षित उपयोग था अभी तक तो मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वो उपयोग इसका हो नहीं सका। एक बड़ी खुशी की बात है कि इस केंद्र को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ मानव संसाधन की कमी थी उसके लिए 45 पदों की स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी हम उम्मीद है कि वो पद भरे भी जाएंगे। केंद्र से भी काफ़ी अपेक्षाएं हैं सरकार को, राज्य को, सभी लोगों को।
और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है। तो हमें पूरा प्रयास करना है कि ये केंद्र उसी अनुरूप काम भी करे और उसी के अनुरूप परिणाम भी दे। अंत में मैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूँ, वन्य प्राणी सप्ताह की शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि हम सब लोग मिल के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, सकारात्मक काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वन्य प्राणी के संरक्षण में जहाँ तक संभव हो हम सब अपना योगदान यथासंभव दें, मिलकर दें। बहुत बहुत